Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 17th October 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about a Supreme Court decision on abortion. This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, लेकिन उससे भी ज्यादा this is important from our syllabus GS paper 4 ethics and integrity point of view. देखिए अबॉर्शन एज ए टॉपिक अगर देखा जाए तो इसमें जो मेन एथिकल क्वेश्चन है वो है अबाउट बिगिनिंग ऑफ लाइफ. लाइफ की शुरुआत कब से मानी जाए? क्या लाइफ की शुरुआत मानी जाए व्हेन अ चाइल्ड कम्स आउट ऑफ मदर्स वूम, या फिर लाइफ की शुरुआत मान ली जाए इन द फीटस स्टेज इटसेल्फ? एम्ब्रॉयो अलग अलग स्टेजेस में डेवलप होता है और फिर एक बार फीटस का वो शेप लेता है, तो किस स्टेज ऑफ फीटस में माना जाए कि लाइफ की शुरुआत हुई है? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फिर इसी के बेसिस पे फैसला किया जा सकता है कि अबॉर्शन होना चाहिए, एथिकली परमिटेड होना चाहिए कि नहीं. अगर लाइफ की शुरुआत फीटस स्टेज में ही हो जाती है तो किस स्टेज के बाद माना जाएगा कि दिस चाइल्ड इज अ सेपरेट लिविंग एंटिटी फ्रॉम द मदर हरसेल्फ? और जिस स्टेज के बाद द चाइल्ड दो माइट बी कनेक्टेड विद द मदर थ्रू दिस अम्बिलिकल कॉर्ड, बट एक स्टेज के बाद जब माना जाएगा कि द चाइल्ड इज ग्रोन इनफ एंड नाउ इज अ सेपरेट लिविंग एंटिटी फ्रॉम द मदर इटसेल्फ, उस केस में अबॉर्शन वुड बी इक्वल टू tantamount टू किलिंग ऑफ द चाइल्ड. उसके पहले abortion can be considered as a matter of choice that has been practiced by the woman with respect to her own body. तो सारा का सारा जो डिबेट है दैट revolves around this question only: when does life begins, as a fetus or as a newly born child? और फिर इसके अराउंड सारा का सारा जो इशू निकल करके आता है वो ये है जिसको हम लोग कहेंगे एथिकल डायलेमा, प्रो चॉइस और प्रो लाइफ. अगर हम अबॉर्शन को अनएथिकल तरीके से देखते हैं, उसको बैन करते हैं, तो वी आर टेकिंग प्रो लाइफ अप्रोच कि फीटस ऑल्सो हैज अ लाइफ. बट इफ वी सी अबॉर्शन एज अ मैटर ऑफ चॉइस that is being practiced by women with respect to her own body, then of course it is the matter of voluntary decision with respect to your own body. What you do with your body should be your right, which is completely justified. तो यहाँ मामला है अधिकारों का, लेकिन अधिकारों में भी दो एंटिटी, और दूसरी एंटिटी को कब से सेपरेट एंटिटी मानी जाएगी, इस बच्चे को कब से एक सेपरेट एंटिटी मानी जाएगी, वो है सारा का सारा इशू या एरिया ऑफ डिस्कशन. इस कॉन्टेक्स्ट में फिर एक कानून भी बनाया गया क्योंकि देर आर दे सेवरल ग्रे एरियाज एथिकल कंसर्न्स इन दिस मैटर. इसके लिए सरकार ने एक स्पेसिफिक कानून बनाया है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, एमटीपी एक्ट. पहले तो यह कानून लाया गया था 1971 में. तो ये कानून ने क्या किया कि अबॉर्शन को एक अधिकार की तरह आइडेंटिफाई किया. जब कोई भी कानून बनता है जिसमें कहा जा रहा है कि 20 वीक तक प्रेग्नेंट जो वुमन होंगी दे हैव राइट फॉर अबॉर्शन, तो दैट इटसेल्फ टेल्स कि द लीगल सिस्टम ऑफ द कंट्री आइडेंटिफाइज अबॉर्शन एज राइट ऑफ अ वुमन. फिर इस कानून को अमेंड किया गया 2021 में, और 2021 में फिर क्या किया गया कि अलग अलग कंडीशंस लगा दी गई. तो 2021 के अमेंडमेंट के बाद आज के डेट में एमटीपी एक्ट क्या है वो जरा देखते हैं, इस फिगर की मदद से समझेंगे. देखिए, अगर कोई लेडी 20 वीक तक प्रेग्नेंट है, जेस्टेशन पीरियड अभी 20 वीक तक हुआ है, तो सी कैन गो एंड प्रैक्टिस अबॉर्शन विदाउट एनी लिमिटेशन और कंडीशन. लेकिन अगर प्रेगनेंसी 20 से लेकर के 24 वीक तक की है, उस केस में सी कैन गो फॉर अबॉर्शन बट विथ अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन. दिस अबॉर्शन इज अलाउड ओनली फॉर वीमेन ऑफ स्पेशल कैटेगरी. स्पेशल कैटेगरी में 7 अलग अलग कैटेगरीज आइडेंटिफाई किए गए अंडर एमटीपी एक्ट. सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट और रेप, माइनर है, 18 साल से कम उम्र है,
चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस यानी कि प्रेगनेंसी के बाद विडोड हो गए, डिवोर्सी हो गए, विमेन विथ फिजिकल डिसेबिलिटी, मेंटली इल वुमेन, फीटल माल फॉर्मेशन, अगर बच्चे में कोई ऐसा डिसफंक्शन दिख रहा है तो वो भी एक ग्राउंड हो सकता है अंडर विच द स्पेशल केस के अंदर अबॉर्शन किया जा सकता है। विमेन विद प्रेगनेंसी इन ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग और डिजास्टर, कहीं पे फ्लड आ गया है, कहीं अर्थक्वेक आ गया है, जहाँ पे विमेन और वहाँ आसपास के लोग खुद का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, वैसे केस में भी द वुमेन कैन गो फॉर अबॉर्शन इफ सी लाइज इवन इन दिस केस। अब करंट मामले पे आते हैं, तो ये तो हो गई एथिकल इश्यूज अराउंड अबॉर्शन कि व्हेन डज लाइफ बिगिन, और फिर उस इश्यूज को रिजॉल्व करते हुए एक कानून बना दिया सरकार ने, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021, जिसके अंदर वुमेन को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जेस्टेशन पीरियड अप टू 20 वीक्स एंड देन 20 to 24 वीक्स, प्रेगनेंसी ऑफ 20 वीक्स एंड प्रेगनेंसी ऑफ 20 to 24 वीक्स। अब जो मौजूदा केस है दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू अ मैरिड वुमन हु वाज हैविंग 26 वीक प्रेगनेंसी, उनके पहले से दो बच्चे भी थे, two sons she already had. She is a 27-year-old married woman and she is pregnant with the third child. अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल किया कि दिस प्रेगनेंसी, द करंट प्रेगनेंसी वाज अनप्लान्ड, उनका परिवार, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन सफिशिएंट नहीं है to support the third child. She herself is not in the right mental frame to upbring the third child. She is in fact under depression since the birth of the second child itself, and that is why she is not at all in mental capacity to take care of the third child, and that is why she requested the Supreme Court that despite having 26 week of pregnancy she must be allowed to go for abortion of the third child. सुप्रीम कोर्ट का व्यू देखते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्टूबर को इस पे दो जजेस की बेंच बिठाई, बोथ विमेन जजेस, हिमा कोहली, जस्टिस हिमा कोहली एंड जस्टिस बीवी नागरत्न, टू विमेन जजेस की बेंच बैठाई गई, और इन विमेन जजेस की बेंच ने फैसला किया कि द वुमेन शुड बी अलाउड टू गो फॉर टर्मिनेशन ऑफ आवर प्रेगनेंसी। सो सुप्रीम कोर्ट के पास ऑफ कोर्स अधिकार है कुछ लिबरल इंटरप्रिटेशन करने का ऑफ दिस एमटीपी एक्ट। तो ये कानून है, इसमें 24 वीक तक का ही प्रेगनेंसी टर्मिनेशन अलाउड है, बट सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरप्रेट इन मोर लिबरल फैशन और एक्सटेंशन दे सकती है सुप्रीम कोर्ट, पहले भी उन्होंने दिया है इस तरह के एक्सटेंशन। तो 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के इन दो जजेस बेंच ने अलाउ किया फॉर द अबॉर्शन। लेकिन 10 अक्टूबर को जब ये लेडी पहुंची एम्स में जहां ये प्रोसीजर किया जाना था अबॉर्शन का, एम्स के डॉक्टर्स ने जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया तो उन्होंने एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जहां पे उन्होंने कहा कि द फीटस इज करेंटली वायबल एंड प्रेजेंट्स ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ सर्वाइवल। इसका सरल भाषा में मतलब है कि अगर अबॉर्शन कर भी दिया गया, बच्चे को मां से सेपरेट कर भी दिया गया, तो देर इज ए हाई पॉसिबिलिटी दैट द चाइल्ड में सर्वाइव दो विद सर्टेन माल फॉर्मेशन या डिसफंक्शन, लेकिन बच्चा सर्वाइव कर जाएगा, वो इतना डेवलप जरूर हो चुका है कि वो इस पोस्टपार्टम के बावजूद भी सर्वाइव करेगा, और उसका लाइफ और ज्यादा खराब हो जाएगा क्योंकि उसको प्री मैच्योर तरीके से हम लोग बॉर्न कराएंगे। सो इन दैट केस द fetus, that means is already quite developed, in this particular abortion will be equivalent to killing। तो फिर एम्स के डॉक्टर्स ने वापस से रिपोर्ट भेजा सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ये पहले दो जजेस की बेंच ने 9 अक्टूबर को कहा कि हाँ प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। 10 अक्टूबर को एम्स के डॉक्टर्स ने रिपोर्ट भेजा। 11 अक्टूबर को वापस से वही बेंच इस मामले पे सुनवाई की, वो टू जजेस जो बेंच थी। अब यहाँ पे बेंच स्प्लिट हो गई ऑन देयर ओपिनियन। जस्टिस नागरत्न सेड कि पेटिशनर्स डिसीजन टू अबॉर्ट मस्ट बी रेस्पेक्टेड, तो सी बेसिकली टुक प्रो चॉइस, यानी कि इन द फेवर ऑफ द मदर से टुक द स्टैंड जस्टिस बीवी नागरत्न। जबकि जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि हर जुडिशियल कंसाइंस, एक देखिए अच्छा नया वर्ड मिल गया है, हर जुडिशियल कंसाइंस, यानी कि जजेज कभी कभार फैसला पूरी तरीके से लॉजिक पे नहीं, कभी कभार कंसाइंस पे भी देते हैं। सी सेज कि माय जुडिशियल कंसाइंस डज नॉट परमिट मी
एक्सेप्ट दिस रिक्वेस्ट। तो सी वॉज टेकिंग नाउ प्रो लाइफ, कि मैं तो फीटस के लाइफ को बचाने को ज्यादा महत्वपूर्ण समझ रही हूँ। जबकि जस्टिस पीवी नागरत्ना सेठ कि मुझे तो लगता है कि अभी भी वुमेन के चॉइस को रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जब दो जजेस की बेंच स्प्लिट हो गई, तो फिर मामला पहुंचा लार्जर बेंच के पास, थ्री जजेस बेंच के पास, दैट वाज हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हिमसेल्फ। और मामला जब पहुंचा तीन जजेस के बेंच के पास, वहां पे आज जाकर के, आई एम सो सॉरी, कल फैसला आया 16 अक्टूबर को कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता सिंस द चाइल्ड इज ऑलरेडी इन अ वाइबल, द फीटस इज ऑलरेडी इन अ वाइबल स्टेट। तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ क्या कहते हैं, या जरा देखिए। व्हाट डू यू वांट अस टू टेल टू द डॉक्टर्स? You want us to tell the doctors to ensure that the fetal heart stops functioning? मतलब सरल भाषा में क्या आप हमें कहना चाह रहे हैं कि हम डॉक्टर्स को ये इंस्ट्रक्शन दे कि किल द फीटस? वी कैन नॉट डू दैट, क्योंकि द चाइल्ड इज ऑलरेडी इन ए वाइबल स्टेट। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कई सारे स्टेटमेंट्स इस्तेमाल किए। सी, एक एक करके उनको जरा देखते हैं। सीजीआई लेड बेंच ऑब्जर्व दैट द राइट ऑफ अ वुमन मस्ट ट्रम्प व्हेन इट कम्स टू अबॉर्शन, यानी कि वुमेन का जो अधिकार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट ट्रम्प व्हेन इट कम्स टू अबॉर्शन, एंड देयर इज अ नीड टू बैलेंस आउट द राइट्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। तो देखिए, विमेन का अधिकार इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बच्चा अनबॉर्न चाइल्ड, उसके भी कुछ अधिकार है। तो यहां से हमें समझ आता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स, खासकर पीएसआईआर स्टूडेंट्स के लिए आपके सिलेबस में है द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स, natural rights, human rights. So there are certain rights that a person is entitled to even when the person is not born. यहां से हमें ये बात सामने निकल करके देखने को मिलती है। तो विमेन का राइट इंपॉर्टेंट है ऑन हर बॉडी, बट एट द सेम टाइम द राइट ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एंड देयर इज ए नीड टू बैलेंस द टू। इस फैसले में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स निकल करके आए। पहला कॉन्सेप्ट निकल करके आया कॉन्सेप्ट ऑफ फीटल वाइबिलिटी। देखिए, अभी तक तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के बेसिस पे ही अबॉर्शन के फैसले लिए जाते थे। लेकिन इसमें जो 24 वीक तक का जो कट ऑफ डेट दिया गया है, इसको लेकर के कोई बहुत ज्यादा लॉजिकल कोरिलेशन नहीं था कि आखिर 24 वीक ही क्यों। इसी कारण से कोर्ट, खासकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले कई सारे केसेस में, या कई सारे हाई कोर्ट्स ने पहले कई सारे केसेस में काफी लिबरल इंटरप्रिटेशन करते हुए वो कट ऑफ डेट को एक्सटेंड किया है इन स्पेसिफिक केसेस। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक नया क्राइटेरिया दे दिया है फॉर डिटरमाइनिंग कि अबॉर्शन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो दिस न्यू क्राइटेरिया इज नोन एज टेस्ट ऑफ फीटल वायबिलिटी। फीटल वायबिलिटी सिंपली मीन्स कि अ पॉइंट at which the fetus can survive outside the womb of the mother। उस केस में द फीटस इज वाइबल, और उस केस में अबॉर्शन करना वुड बी लाइक किलिंग समबडी, एंड दैट शुड नॉट बी परमिटेड बिकॉज दैट वुड गो अगेंस्ट द राइट ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। दूसरा कॉन्सेप्ट जो यहाँ सामने हमें देखने को मिल रहा है, राइट ऑफ द लाइफ ऑफ अनबॉर्न। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, पीएसआईआर स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, कि द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट इज एन इनएलिएनेबल कॉन्सेप्ट एंड इट बिलोंग्स टू अस इवन व्हेन वी आर नॉट बोर्न। तो द मोमेंट अ फीटस शेप अ वाइबल स्टेट, द पर्सन स्टार्ट्स एंजॉयिंग सर्टेन राइट्स। ये पहले भी कुछ कानून में देखने को मिला है। फॉर एग्जांपल पीसीपीएनडीटी एक्ट, जिसके अंतर्गत सेक्स डिटर्मिनेशन इज नॉट परमिटेड, सेक्स डिटर्मिनेशन इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। या फिर सेक्शन 416 of the criminal procedure code also provides for postponement of the death sentence awarded to a pregnant woman। ऐसा एक हाल फिलहाल में शाहरुख खान की फिल्म आई है, नाम दिमाग से मेरे उतर रहा है, उसमें भी ये सीन दिखाया है। इसमें द वुमन, द लेडी दीपिका पादुकोण इज प्रेग्नेंट, बट शी हैज बीन अवॉर्डेड विथ डेथ सेंटेंस। तो उनका डेथ सेंटेंस को डिले कर दिया गया है 5 साल के लिए। तो ये सब चीजें क्यों डिले किया जाता है डेथ सेंटेंस को? इसका मतलब ये है कि जो बच्चा अनबॉर्न है उसके राइट्स को आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। तो मतलब ये है कि दिस सेक्शन ऑफ सीआरपीसी आइडेंटिफाइज द राइट्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड इटसेल्फ, दैट इटसेल्फ इज अ मीनिंग इंडिकेटिंग कि देयर इज अ राइट टू सर्टेन राइट्स अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स इवन बिफोर अ पर्सन इज नॉट बॉर्न। देखिए, जजमेंट सुनाते हुए हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक और इंपॉर्टेंट बात कही कि देर इज नो डाउट दैट आवर लॉ इज फार अहेड ऑफ अदर कंट्रीज। देखिए, हमारे कई सारे कानून काफी लिबरल तरीके से इंटरप्रेट किए गए हैं।
and we will not have Roe versus Wade situation here. Our law is liberal and pro choice. तो इन जनरल तो हम लोग हमेशा ही लिबरल रहते हैं, और हमारे कानून जो है, खासकर सुप्रीम कोर्ट के जो इंटरप्रिटेशन है, वो लोगों के चॉइस को हमेशा इंपॉर्टेंस देते रहते हैं. बट इन दिस केस it would be tantamount to killing, and that's why we have restricted the rights of the women. और अगर कोर्ट ने ये भी फैसला सुनाया कि अगर वुमेन को बच्चे को टेक केयर करने में प्रॉब्लम है, तो स्टेट शुड टेक केयर ऑफ द चाइल्ड. तो अपने इस स्टेटमेंट के दौरान जो रो वर्सेस वेड सिचुएशन का जिक्र किया है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने, वो जरा देखते हैं वो क्या है. देखिए, जो रो वर्सेस वेड केस है, ये यूएस से रिलेशन रखता है. 1973 में यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राइट टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी वुड बी ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फॉर विमेन ऑफ द यूएस. तो 1973 का ये केस है, रो वर्सेस वेड केस, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अबॉर्शन कराना विमेन का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. हाँ, ऑफ कोर्स उसमें कुछ कंडीशंस हैं, फर्स्ट 3 ट्राइमेस्टर एंड समथिंग, बट उनका अधिकार है. तो कोई भी स्टेट अबॉर्शन के अधिकार को पूरी तरह से बैन नहीं कर सकता. लेकिन फिर 2022 में वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि अपने 1973 के रो वर्सेस वेड जजमेंट को रिवर्स कर दिया. तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने ये कहा कि अबॉर्शन वुड बी बैंड. पहले उन्होंने कहा था कि अबॉर्शन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. 2022 में उन्होंने 1973 के फैसले को रिवर्स कर दिया, और उसमें उन्होंने सिंपली कहा कि राइट टू अबॉर्शन इज नॉट प्रोटेक्टेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. इसका मतलब अब ये है कि अलग अलग स्टेट्स, वहां के जो 50 स्टेट हैं, नाउ दे वेर फ्री टू मेक लॉ एज पर देयर ओन इंटरप्रिटेशन. एंड इन मेनी स्टेट्स आफ्टर दिस 2022 decision of Supreme Court, in many states abortion has been banned. तो ये बताता है कि यूएस के अंदर भी बहुत ही कंजर्वेटिव तरीके से अबॉर्शन के मामले में इंटरप्रिटेशन किया गया है. इसी का जिक्र किया है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि दिस वाज रो वर्सेस वेड सिचुएशन इन यूएस दैट हैपेंड लास्ट ईयर. 1973 में जो उन्होंने फैसला सुनाया वो तो लिबरल इंटरप्रिटेशन था, बट लास्ट ईयर देयर वाज ए रो वर्सेस वेड सिचुएशन, मतलब a very orthodox situation where the Supreme Court reversed its judgment of 1973 and allowed states to go for banning abortion, and that is why there are many states जहां पे abortion ban है. अमेरिका जैसे देश में आप सोचिए, abortion is banned in many states. तो women अगर गलती से प्रेग्नेंट हो जाती हैं, so they have to travel to some other states to get aborted. यही बातें यहाँ लिखी हैं, ये आपके नोट्स बनाने के लिए दिया गया है. मेन इशूज में क्या है, व्हेन डज लाइफ बिगिन आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द मदर्स वूम और इन द फीटस स्टेज. इशू है इसमें पूरा का पूरा राइट टू लाइफ अगेंस्ट राइट टू चॉइस. मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट में 20 से 24 वीक वाला जो स्पेशल केस है, करंट केस में जो एक नया कॉन्सेप्ट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो है फीटल वायबिलिटी का. ऑन अबॉर्शन इशू इंडियन लीगल सिस्टम इज मोर लिबरल एज कंपेयर टू यूएस. 2022 में in Roe versus Wade judgment of 1973 was reversed by the US Supreme Court. So originally Roe versus Wade case of Supreme Court identified abortion as a constitutional right, but no longer it is a constitutional right in the US. एथिक्स का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, व्हाट आर द एथिकल इश्यूज एसोसिएटेड विद अबॉर्शन. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, मैं इसको ठीक कर दूंगा. व्हाट आर द एरियाज ऑफ द एथिकल कंसर्न फॉर पॉलिसी मेकर्स इन द मैटर ऑफ अबॉर्शन. अबॉर्शन के मामले में क्या एथिकल कंसर्न्स हैं, क्या एथिकल इश्यूज हैं, और पॉलिसी मेकर्स के लिए कानून बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो आपको इसमें आंसर देना है. देखिए, किसी भी इंसान को सोच देखते ही समझ आ जाएगा कि अब जो सुप्रीम कोर्ट ने करंट स्टेटमेंट दिया है, इसके बेसिस पे मैं कंक्लूड करूंगा. ये वाला आइडिया फीटल वायबिलिटी के बेसिस पे मैं कंक्लूड करूंगा. थोड़ा सा हिंट्स मैंने दे दिया है, बाकी यहाँ में लिख करके दिया है हिंट्स. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर ऑन द पोर्टल. The next article is about Indian agriculture status. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian agriculture point of view. इंडियन इकोनॉमी का हिस्सा है इंडियन एग्रीकल्चर, जीएस पेपर 3 में, उससे उस टॉपिक से रिलेटेड है ये पर्टिकुलर आर्टिकल. देखिए, कल था वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर. दुनिया भर में वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाते हैं क्योंकि इसी दिन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इन 1945.
तो इसी कारण से इस दिन को मनाते हैं वर्ल्ड फूड डे की तरह। एफएओ की अगर बात की जाए तो इट इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। स्पेशलाइज्ड एजेंसीज क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था। दे परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस फॉर यूनाइटेड नेशंस एज ए रिजल्ट ऑफ सर्टेन अग्रीमेंट बिटवीन देम एंड यूनाइटेड नेशंस, बट ऑफिशियली दे आर नॉट पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। एफएओ इस तरह के 15-16 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं यूनाइटेड नेशन की। यूनेस्को एंड ऑल आर एग्जांपल ऑफ सच स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। एफएओ का हेडक्वार्टर है इन इटली। इंडिया इज ए मेंबर ऑफ एफएओ। अब जब कल वर्ल्ड फूड डे था तो फूड से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए अखबारों में। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ जिससे हमें इंडियन एग्रीकल्चर के कई सारे इंपॉर्टेंट डेटा मिलेंगे। इसी हमारा एग्रीकल्चर जो है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं था आफ्टर इंडिपेंडेंस, दैट यू ऑल नो। मैंने आपको बताया है पीएल 480 प्रोग्राम की मदद से इंडिया वाज एबल टू अवॉइड इट्स फूड स्कार्सिटी। पीएल 480 प्रोग्राम, फूड फॉर पीस प्रोग्राम, जो यूएस चलाता था, जिसके अंतर्गत इट यूज टू हेल्प पुअर कंट्रीज लाइक इंडिया। तो बेसिकली वी वेयर नोन एज सिप टू माउथ इकोनॉमी, यानी कि सिप से अलग अलग देशों से अनाज आता था टू हेल्प अस एंड वी समहाउ सर्वाइव्ड आफ्टर द इंडिपेंडेंस। बट आज के डेट में इंडिया हैज बिकम सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। यू सी कुछ डेटा इन ऑर्डर टू सपोर्ट कि हाउ इंडिया हैज बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। उसमें सबसे ऊपर आएगा डेटा, जैसे एक्सपोर्ट सर्ज को देख लीजिए। पिछले 3 साल में राइस, व्हीट, कॉर्न, इन सबको मिला लिया जाए तो हमने लगभग 85 मिलियन टन का एक्सपोर्ट किया है 2020 से लेकर के 2023 तक। एक स्कीम चलती है यहाँ पे हमारे देश में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें हम लोग 80 करोड़ जनता को फ्री राइस और व्हीट प्रोवाइड करते हैं। 5 किलोग्राम फ्री राइस और व्हीट पर मंथ प्रोवाइड किया जाता है। मिल्क प्रोडक्शन में नाउ इंडिया हैज बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। इंडिया हैज बीन प्रोड्यूसिंग डाइवर्सिफाइड काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स, जैसे कि पोल्ट्री में, फिशरीज में नाउ इंडिया इज इंक्रीजिंग इट्स प्रोडक्शन। तो ऑल सच थिंग्स हाईलाइट कि इंडिया इज नाउ बिकमिंग सेल्फ सफिशिएंट इन फॉर्म ऑफ और इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, and all such achievements could be attained because of several initiatives made by government of India in the field of agriculture। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जब भी प्रश्न आए तो 7-8 स्कीम्स याद रखना कम से कम, जो मैं यहाँ लिख करके दे रहा हूँ। पहले अलग अलग फ्रेगमेंटेड तरीके से किस किस स्कीम में क्या बातें हैं वो हम लोग कर चुके हैं। सर, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर 2010 में स्कीम शुरू किया गया था। क्लाइमेट चेंज के बावजूद भी हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बना रहे, इस चीज को इंश्योर कराने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके अंतर्गत कंपोनेंट है पर ड्रॉप मोर क्रॉप एंड हर खेत को पानी कंपोनेंट। ये हम कर चुके हैं, सब कुछ न्यूज़पेपर एनालिसिस में अलग अलग से कर चुके हैं। ये सारे स्कीम्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड याद रहने चाहिए। परंपरागत कृषि विकास योजना, दैट इज फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग के लिए पीएम किसान में 6,000 रुपए का जो मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाता है इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2000 ईच। पीएम फसल बीमा योजना में फसलों का इंश्योरेंस कराया जाता है, क्रॉप इंश्योरेंस। सॉइल हेल्थ कार्ड में सॉइल टेस्टिंग की जाती है और उस हिसाब से फार्मर को रिकमेंड किया जाता है कि कितना फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें। नीम कोटेड यूरिया, यूरिया के ऊपर नीम कोटिंग चढ़ा दी जाती है इन ऑर्डर टू अवॉइड द डाइवर्जन ऑफ सब्सिडाइज यूरिया फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेज। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, जहां पे फार्मर्स को सस्ते दामों पे लोन दिया जाता है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए अगर कोई कंपनी एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहती है कोई कंपनी, तो उसको सस्ते दामों पे लोन दिया जाता है, दैट इज इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। ये सारी चीजें कम से कम 7-8 स्कीम एग्रीकल्चर से रिलेटेड याद रखिए, और इससे हमें पता लगता है कि क्यों भारत आज के डेट में सेल्फ सफिशिएंट बन चुका है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। लेकिन कुछ एरियाज हैं विच आर मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न। उसमें है वाटर यूज एफिशिएंसी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। सी एक जो मेजर एरिया ऑफ कंसर्न हमारे देश के लिए वो है अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। हमारे देश में 18% वर्ल्ड पॉपुलेशन है, लेकिन बस 4% ही फ्रेश वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास। दूसरा, अगर हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चर देखा जाए तो उसमें बस 50% क्रॉप एरिया या एग्रीकल्चरल एरिया के पास इरिगेशन फैसिलिटी है, यानी कि रिमेनिंग 50% एग्रीकल्चरल एरिया कंप्लीटली रिलाई ऑन मॉनसूनल रेनफॉल फॉर इरिगेशन फैसिलिटीज। एंड मॉनसून इज इरेटिक, मॉनसून के तो वेरिएशंस होते रहते हैं। दैट मेक्स इंडियन एग्रीकल्चर हेवीली डिपेंडेंट अपॉन मॉनसूनल रेन, विच इज द मोस्ट वल्नरेबल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। नाबार्ड की एक स्टडी, अब ये डेटा भी याद रखिएगा, नाबार्ड की एक स्टडी कहती है
कि राइस और शुगर केन अकेले 60% ऑफ इंडियाज इरिगेशन वाटर को कंज्यूम करते हैं, मतलब दीज आर द वाटर गजलिंग क्रॉप्स, राइस एंड शुगर केन। तो अगर कभी भी ऐसे प्रश्न आ जाए कि कैसे वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है, कैसे कम वाटर अवेलेबिलिटी की मदद से भी हम लोग ज्यादा इरिगेशन पोटेंशियल को एक्सटेंड कर सकते हैं, तो वहां पे आप कह सकते हैं कि राइस और शुगर केन के प्रोडक्शन को हमें थोड़ा सा रैशनलाइज करना होगा, बिकॉज दीज आर हेवली वाटर गजलिंग क्रॉप्स। ये सब कुछ डेटा है जो काफी इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर सेक्टर। इस केस में चूंकि इजराइल हाल फिलहाल में न्यूज में भी है, तो आईआर में भी हेल्प मिल सकती है या इंडियन इकोनॉमी में भी हेल्प मिल सकती है। इजराइल एक काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है जो वाटर यूज एफिशिएंसी में काफी डेवलप्ड है, क्योंकि इजराइल के पास भी वाटर, फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी काफी कम है। वही जॉर्डन रिवर है, उसी का पानी है से सबको सरवाइव करना है। तो इजराइल इज वेरी डेवलप्ड एज फार एज वाटर यूज एफिशिएंसी इज कंसर्न। तो इजराइल के पास ड्रिप सिस्टम, डिसैलिनेशन, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग एंड ऑल। तो इस कारण से भारत सरकार ने इजराइल के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट बेनिफिट ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट हैज बीन डेवलप्ड बाय इजराइल एज फार एज वाटर यूज एफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर इज कंसर्न। उस कॉन्टेक्स्ट में इजराइल अलग अलग प्रोजेक्ट्स रन कर रहा है हमारे देश के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इजराइल बुंदेलखंड वाटर प्रोजेक्ट। आसाम सरकार ने भी एक अग्रीमेंट साइन किया हुआ है इजराइल गवर्नमेंट के साथ। बिकॉज ऑफ दिस लार्जर अग्रीमेंट दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन विद इजराइल गवर्नमेंट, उस कारण से अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स भी इजराइल गवर्नमेंट के साथ अलग अलग सब स्कीम्स चला रहे हैं। उसके अंतर्गत आसाम के अंदर इंडो इजरायली सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खोला गया है फॉर वेजिटेबल्स। तो ये सब चीजें हैं जिसका मदद ले रहे हैं हम इजराइल से इन ऑर्डर टू address the problem of lack of availability of water as per the requirement। अब एक और इशू निकल करके आती है इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर से, वो है इंडिया का हंगर पैराडॉक्स। पैराडॉक्सिकल सिचुएशन मतलब टू साइमल्टेनियस आइडियाज विच appears टू बी irreconcilable टुगेदर। मतलब दो ऐसे आइडियाज जो एक साथ आपको देख करके लगे कि संभव है ही नहीं, ये दोनों एक साथ कैसे हो सकता है, दैट इज नोन एज पैराडॉक्स। इंडिया का हंगर पैराडॉक्स क्या है जी? एक तरफ तो वी कॉल आवरसेल्फ एज वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ फूड ग्रेन, और दूसरे तरफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंकिंग हाल फिलहाल में आई है और रैंकिंग वाज वेरी लो, 111th आउट ऑफ 125 कंट्रीज। तो हाउ इज दिस टू थिंग्स साइमल्टेनियसली पॉसिबल? वैसे तो भारत सरकार ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स के इस रिपोर्ट को, इसकी वेरासिटी को क्वेश्चन किया है। इसके अंदर रिपोर्ट को ठीक से कंपाइल नहीं किया गया है या ठीक से एनालिसिस नहीं की गई, या फिर इंटेंशन जो था दैट वाज टू टार्निश इंडियाज इमेज। बट फिर भी इंडिया के अंदर क्यों है हंगर का पैराडॉक्स इन जनरल डिस्पाइट बिकमिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन? तो कारण है per capita production is low. Look, we might be larger producer or largest producer of almost all kinds of food grain. That is true. But at the same time, we are having world's largest population also, more or less. So that is how the per capita availability of food grain is still low. The problem of hidden hunger is there, क्योंकि ज्यादातर जो फूड क्रॉप्स ग्रो होते हैं हमारे देश में, दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है उनमें। सिर्फ राइस या वीट खाने से होगा क्या कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, प्रोटीन की कमी होगी, एंड दैट विल लीड टू हिडन हंगर। एक्सपोर्ट भी बहुत सारा होता है हमारे देश के अंदर फूड ग्रेन। सो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर हैज बीन promoted as commercial activities these days। तो एक्सपोर्ट काफी सारा बढ़ गया। एक्सपोर्ट सर्ज होने के कारण देश के अंदर, डिस्पाइट बीइंग लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ द फूड ग्रेन, देश के अंदर फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। करप्शन का प्रॉब्लम है ही। जो पीडीएस शॉप्स होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं राशन की दुकान, वहां से फूड ग्रेन डाइवर्ट हो जाते हैं, आते हैं अलग अलग स्कीम्स के लिए, जैसे कि मिड डे मील स्कीम, जिसको हम लोग आजकल पीएम पोषण स्कीम कहते हैं, या फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए फूड ग्रेन आता है, उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है इन मार्केट, और वहां से लोग बेच करके जो पीडीएस दुकान पे जो करप्ट जो मिडिल मैन है, दे ट्राई टू बेनिफिट फ्रॉम इट। एंड वेस्टेज ऑफ फूड ग्रेन इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम। यू सी, हम लोग लार्जेस्ट फूड ग्रेन प्रोड्यूसर हैं तो, लेकिन चूंकि हमारा हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, और हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होने के कारण बैक्टीरियल फंक्शनिंग इज वेरी हाई इन आवर कंट्री। तो बैक्टीरिया टेंड टू सर्वाइव इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, और इसी कारण से डिस्पाइट हैविंग सच अ लार्ज प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, अबाउट 40% ऑफ द फूड गेट्स वेस्टेड बिकॉज ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड अनसाइंटिफिक स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। अभी भी हमारे देश के अंदर जो स्टोरेज फैसिलिटी है वो ठीक से डेवलप है नहीं, तो अनसाइंटिफिक स्टोरेज करने के कारण फूड ग्रेन्स का वेस्टेज काफी हाई होता है। दैट इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम, रीजन बिहाइंड हंगर पैराडॉक्स। तो इस टॉपिक
तो में कई सारे इंपॉर्टेंट डेटा ने दे रखे हैं। यहाँ पे बोर्ड वर्क भी है, आप इसकी मदद से नोट्स बना लीजिए एंड दैट विल हेल्प यू इन रिवीजन लेटर ऑन। ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने आपको दे रखा है इस टॉपिक के बेसिस पे। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एंजल टैक्स। हाउ डज सीबीडीटी न्यू क्लैरिफिकेशन अफेक्ट स्टार्टअप कंपनीज? एंजल टैक्स से रिलेटेड है ये। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। होता क्या है एंजल टैक्स, वो समझिए। देखिए, एक तरीके का इनकम टैक्स ही है विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। दिस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2012 बाय अमेंडमेंट ऑफ आईटी एक्ट 1961। तो एंजल टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर सेक्शन 56 ऑफ आईटी एक्ट ऑफ 1961। देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए कि कोई स्टार्टअप है XYZ। उस स्टार्टअप का के अंदर किसी ने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और उस 1 करोड़ के बदले में उसने 10% शेयर ले लिए। तो अभी कैसा है कि यानी कि उस इंसान ने जिसने भी उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, 1 करोड़ इन्वेस्ट करके 10% शेयर लिए हैं, उसने उस कंपनी का वैल्यूएशन किया है 10 करोड़ रुपए। भाई 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके 10% शेयर लिए, तो इसका मतलब वैल्यूएशन लगाया उस इंसान ने शेयर खरीदने से पहले, पूरी कंपनी का वैल्यू है 10 करोड़। लेकिन टैक्स अथॉरिटीज को क्या लगता है, कभी कभार दे हैव देयर ओन वे ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यूएशन ऑफ ए कंपनी। तो टैक्स अथॉरिटीज को लगता है कि यार मेरे हिसाब से तो आपकी कंपनी 5 करोड़ की है, लेकिन 5 करोड़ की अगर आपकी कंपनी है तो उसके 10% शेयर हुए 50 लाख के, लेकिन आपने 10% शेयर बेचे हैं 1 करोड़ में। इसका मतलब आपको 50 लाख का सीधा सीधा गेन हुआ है, और उस गेन पे आप हमें टैक्स भरेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे इनकम टैक्स, जिसका दूसरे आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है एंजल टैक्स। एंजल टैक्स आम बोलचाल की भाषा में क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, 50 लाख का चीज कोई 1 करोड़ में खरीद के जाए तो वो आदमी एंजल ही तो हुआ, आपके लिए फरिश्ता ही तो हुआ। आई जस्ट होप कि आपको सिचुएशन समझ आ रहा है। एक इन्वेस्टर है आपकी कंपनी में, वो 10% शेयर खरीदता है, 1 करोड़ रुपए देता है, यानी कि उसने आपकी कंपनी का वैल्यूएशन किया है 10 करोड़। टैक्स अथॉरिटीज को लगता है कि आपकी कंपनी का वैल्यूएशन होना चाहिए 5 करोड़, यानी कि उस इन्वेस्टर ने आपके लिए फरिश्ते का काम किया है। 50 लाख की चीज 1 करोड़ में खरीदी है, आपको सीधा सीधा 50 लाख का बेनिफिट या इनकम दे करके गया, उस पर आप 30% टैक्स भरिए, इनकम टैक्स, जिसको सरल भाषा में, बोलचाल की भाषा में हम लोग कह देते हैं एंजल टैक्स। वाज इंट्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्शन 56 सब क्लॉज 2 ऑफ आईटी एक्ट 1961 टू फाइट मनी लॉन्ड्रिंग। ये मनी लॉन्ड्रिंग के भी तरीका माना जाता है कि कई सारे लोगों को अपना पैसा छुपाना होता है, तो अलग अलग कंपनियों में उससे इन्फ्लेटेड वैल्यू पे वो इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ना एंजल टैक्स का, जब से इंट्रोड्यूस हुआ है तब से टैक्स अथॉरिटीज और स्टार्टअप्स के बीच में बड़ा ही डिस्प्यूट रहता है। क्योंकि देखिए, एंजल टैक्स का जो प्रॉब्लम है वो लिस्टेड कंपनीज के लिए तो होगा नहीं, क्योंकि लिस्टेड कंपनीज, जिसको हम लोग कहते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, उनके शेयर्स तो शेयर मार्केट में बिक रहे हैं। तो रिलायंस का अगर शेयर मान लीजिए 1,000 रुपए का है, तो फिर रिलायंस के वैल्यूएशन पूरी दुनिया को पता है, उसका एक शेयर इतने का है, इतने में मार्केट में बिक रहा है। किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के वैल्यूएशन को लेकर के कभी डिस्प्यूट नहीं हो सकता। डिस्प्यूट होता है इस तरह के स्टार्टअप्स को लेकर के, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को, जो अनलिस्टेड कंपनियां हैं, जिनका वैल्यूएशन को लेकर के डिस्प्यूट है। टैक्स अथॉरिटीज कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से तो तुम्हारी कंपनी का वैल्यू होना चाहिए 5 करोड़। हम कह रहे हैं नहीं सर, ऐसे कैसे कह रहे हो, 10 करोड़ होना चाहिए। उसी हिसाब से फिर इन्वेस्टर ने खरीदा है 10% शेयर। तो टैक्स अथॉरिटीज और इस तरह की अनलिस्टेड कंपनीज के बीच में काफी ज्यादा डिस्प्यूट होता रहा है 2012 से, आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एंजल टैक्स, जिस कारण से स्टार्टअप कल्चर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। स्टार्टअप्स आर वेरी मच ट्रबल्ड बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ एंजल टैक्स एलिगेशन। टैक्स अथॉरिटीज की तरफ से लेटर आ जाता है कि भाई तुम्हारा इतना एंजल टैक्स बनता है, भरो। इसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने, सीबीडीटी ने, अपने सारे ऑफिसर्स को डायरेक्शंस दिया है कि आप सीधा सीधा एंजल टैक्स प्रोविजन के लिए जांच पड़ताल नहीं करेंगे, आप रेड नहीं मारेंगे स्टार्टअप्स में।
ऑन दोज स्टार्टअप्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय DPIIT, जो भारत सरकार के इस डिपार्टमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज है, उन स्टार्टअप्स को आप अननेसेसरी एंजल टैक्स के लिए हैरास नहीं करेंगे। दैट इज द इंस्ट्रक्शन। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट क्रिकेट टू बी इंक्लूडेड इन ओलंपिक्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यू सी, आपको पता है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 141st सेशन चल रहा है, 15 से 17 अक्टूबर तक चला इन मुंबई। और वहां पे काफी इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया कि 2028 वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में क्रिकेट को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो 130 साल के बाद क्रिकेट इज मेकिंग इट्स रिटर्न इन ओलंपिक्स। इनफैक्ट क्रिकेट को एक ही बार खेला गया था इसके पहले, वो था इन द ईयर 1900 इन पेरिस ओलंपिक्स। और वहां पे बस एक ही मैच हुआ था, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में, जो ग्रेट ब्रिटेन जीत गया था। उसके बाद से चूंकि क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया, बहुत ज़्यादा ये पार्ट पार्टिसिपेशन नहीं आया, इस कारण से क्रिकेट को फिर छोड़ दिया गया। तो एक ही बार क्रिकेट पहले खेला गया ओलंपिक्स में, दैट वाज इन द ईयर 1900, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, वोन बाय ग्रेट ब्रिटेन। अब फैसला किया गया इन द 141st सेशन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी कि cricket will be again played in the T20 format in the Los Angeles Olympics that is to be held in 2028। क्रिकेट को इंक्लूड करने के पीछे बड़ा कारण है रेवेन्यू। देखिए, साउथ एशिया में तो क्रिकेट काफी पॉपुलर गेम है, तो लॉस एंजलिस में खेला जाएगा तब भी कई सारे लोग घरों से बैठे बैठे टीवी पे देखेंगे क्रिकेट, तो उससे व्यूअरशिप राइट्स के थ्रू काफी सारा पैसा अर्न कर सकता है लॉस एंजलिस। जो भी सिटी ओलंपिक्स को होस्ट करेगा उसको रेवेन्यू जनरेट करने में मदद मिलेगी इफ द क्रिकेट इज इंक्लूडेड एज अ स्पोर्ट्स। क्रिकेट के अलावा 3 और स्पोर्ट्स को लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया है। यही सारी बातें यहाँ लिखी हैं। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, नाम डापा नेशनल पार्क से रिलेटेड, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, एंड साहित्य दिवस is associated with Lakshminath Bejborua ji. That's all from our side for today. Thanks for watching.